हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्णमाला हमने शुरू की थी और वर्णमाला में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने व्यंजन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सिंपल ऐसे ही बता देता हूँ। हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं। तो हमने बताया था कि स्वर हमारे टोटल 13 होते हैं, जिसमें कि अगर हम मानक की बात करेंगे तो 11 होते हैं और 11 में भी अगर हम री को हटा देते हैं तो 10 बचते हैं। जैसे कि हमारी मात्राएं 10 थी, उसमें री की मात्रा थी, उसमें ए की मात्रा नहीं थी। ये चीज़ हमने तीनों चीज़ें बताई थी। उसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। फिर हमने बताया था कि स्वर को अच कहा जाता है। 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप में मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर 2 तरीके होते हैं, सजातीय विजातीय। वो उनके प्रकार में हमने बताया था। इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन कैसे होते हैं, कैसे इनको बोला जाता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपने कॉपी किया होगा, ये वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। बेसिकली क्या है, व्यंजन वो वर्ण हैं जो स्वर के बगैर नहीं बोला जा सकता, यानी कि जिनको बोलने में आपको किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता हो, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक व्यंजन में अ अपने आप से जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको अभी। जैसे कि हमने ये, आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेक्चर में जब मैंने सबसे पहली बार लिखे थे ए आ ई और कह तो मैंने यहाँ पे किसी पे भी ये निशान नहीं लगाया था, ना। और अब की बार मैंने सब पे निशान लगाया हुआ है कुछ इस तरीके का। सही मायनों में तो ये जो निशान होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। जैसे मैं अगर यहाँ लगा दूं तो ये इस तरीके का निशान होता है। ये देखा जाए तो एक तरीके से उल्टा हल होता है। हल आप लोगों ने अगर देखा हो, जो खेती करने के लिए हल यूज होता है, ये उस हल का निशान है। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे हलंत। हलंत अभी बताता हूँ। तो इसको जो है संस्कृत में, व्यंजन को संस्कृत में क्या बोला जाता है, हल। हल का निशान यहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि संस्कृत से तो हिंदी बनी है। तो अभी जो मैंने ये लाइन कही है, आप 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा अभी। सबसे पहले व्यंजन क्या होते हैं, कि भाई वो ध्वनियाँ जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं की जा सकती हैं। उच्चारण, और हाँ साथ में एक और चीज़, कि उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह के बाहर आती है। अब इस लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं। जब हम इसको रीड करेंगे, इसको पर्टिकुलर इस निशान के साथ, तो ये होता क, आवाज़ अटक गई, क, इसके बाहर नहीं आ रही है, आ की भी आवाज़ नहीं आ रही। मैं नॉर्मली अगर इसको बोलूँ, अगर इसको आप समझें, तो इसको बोला जाता है हमारे यहाँ क ख ग घ, क ख क के बाद मेरी आवाज़ आएगी अ की, क। ये जो आवाज़ आ रही है ख ग घ आ वाली जो आवाज़ आ रही है ना, ये जो बाद में आती है, ये इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ा होता है। तब तो हम इसको बोलते हैं क ख ग घ। अगर ये ना जुड़ा हो तो हम इसको कैसे उच्चारित करेंगे, इसको उच्चारित करेंगे क ख क, रुक गई आवाज़। और जो रुकी आवाज़ है, जो उच्चारण मेरा हो भी रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एकदम से रुकावट के साथ, रुकावट के बाद मेरे मुंह से हवा निकलती है। आप लोग अपना ट्राई करके देखिएगा, ऐसे हाथ लगा के क, आपको हवा महसूस होगी यहाँ पे। ख ग घ, आवाज़ रुकती है, ये रुकावट होती है, उसके बाद आपकी हवा निकलती है। तो ये क्या हो गया, रुकावट हो गई। अब ऐसे तो आप किसी का नाम नहीं उच्चारित कर पाएंगे, उच्चारण के लिए आपको किसी की ज़रूरत है। तो हमारे विद्वानों ने क्या किया, उच्चारण के लिए इनके साथ, यानी कि ध्वनि के साथ जो स्वर है अ, वो जोड़ दिया, हर एक के साथ जोड़ दिया। बाय डिफ़ॉल्ट वो जुड़ जाता है। तो जैसे ही वो जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये पूरे बन जाते हैं क ख ग। यानी कि अगर ये क है, ये अभी हलंत के साथ है। मैं अभी बताता हूँ। अभी जो ये क है ये पूरा नहीं। अच्छा, एक और चीज़, ये चिन्ह होता है ऐसे, चिन्ह होता है हल्का ये, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, तो लोग क्या करते हैं, सीधे एक ऐसे ऐसे डंडा दे देते हैं, बस खाली ऐसे एक तिरछी सी रेखा डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं कि हलंत है। लेकिन एक्चुअल हलंत हिंदी में होता है ये। अगर आप बहुत सही लिखने के इच्छुक हैं तो आप हलंत को इस तरीके से बनाएं। लेकिन वही है सबके साथ, कि जल्दी जल्दी में लिखने में ये बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखने में बड़ा टाइम लगता है, फिर ये सही निशान नहीं आता। तो सभी ने क्या करा, अपनी सुविधा अनुसार इसको हलंत को ऐसे बना दिया, जबकि हलंत का सही निशान है ये, हलंत का सही चिन्ह है ये। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब वो हलंत है। और हलंत क्यों है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हर एक व्यंजन को संस्कृत में बोला जाता है हल, यानी कि हल चिन्ह के साथ। हल चिन्ह के साथ का मतलब ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। और ये पूरा कब होगा, जब इसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा। और कौन सा स्वर होता है बाय डिफॉल्ट जो इसमें जुड़ा रहता है, वो होता है अ। तो यानी कि जब कभी भी मैं इस तरीके से लिखता हूँ क प्लस अ,
तब मिलके ये बनता है कंप्लीट क। ये क्या हो गया क, मिलके क्या हो गया क। तो इसको बोलूंगा, इसको रीड करूंगा, इसको उच्चारित करूंगा तो क्या बोलूंगा क, आराम से, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, क। और जब इसको करूंगा तो क्या होगा क, रुक गई आवाज, क ख ग घ, ऐसी आवाज होती है। तो जब भी आप हलंत के साथ देखें ये, और जब हलंत यानी कि इस चिन्ह के साथ देखें तो ये, और वैसे ये आ के साथ क हो जाता है। और इस चिन्ह का मतलब है कि ये अधूरा है भी, ये पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा कब होगा, जब इसके साथ कोई मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने इसके साथ आ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा का हो जाएगा। मैंने इसके साथ ऊ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने इनकी मात्राएं बताई थी, तो ये हो जाएगा कू। यहाँ पे क आ आया ही नहीं इसमें, ये क्या है क प्लस ऊ, क ऊ, तो ये क्या हो जाता है कू। इसके साथ अगर मैंने बड़े ऊ को यानी कि ऊ को लगा दिया तो ये हो जाता है ऐसे, नीचे की तरफ मात्रा चली जाती है। तो ऐसी ही मात्राएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेन जो मेरा मकसद है कहने का, वो क्या है कि ये जो है ये हमारी वर्णमाला का बिल्कुल व्यंजन का शुद्ध स्वरूप है। इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ये अभी व्यंजन है, ये अभी खाली व्यंजन है। इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो ये क्या होते चले जाएंगे क ख ग घ। आगे वाला नहीं बताऊंगा अभी क्या बोलते हैं उसे, उसको मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। च छ ज झ आराम से। और वैसे इसको पढ़ूं तो क ख ग घ च छ ज झ। आप कहेंगे यार क्या हलक में कुछ अटक गया क्या, तो वो अटका हुआ ही होता है, इसीलिए वो व्यंजन होता है। जब उसको सहारा मिल जाता है किसका, जैसे होता है ना गले में खिसखिस, तो विक्स की गोली खाओ, ऐसा एक ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो वो विक्स की गोली जब खाई जाती है तो गला सुधर जाता है। और वो विक्स की गोली यहाँ पे क्या है, वो स्वर, और वो स्वर भी कौन सा है अ। जब ये उसके साथ जुड़ जाता है तो गले की खिचखिच खत्म हो जाती है, और आप आदमी बिल्कुल एकदम सही से इसको उच्चारित करने लगता है कि क ख ग घ अंगा, लास्ट वाला अंगा। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको सबसे पहले कि व्यंजन क्या है, यानी कि वो सारे वर्ण जो किसी स्वर की सहायता से पूर्ण होते हो, पूर्ण रूप से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हो। और अगर वो नहीं, उनके साथ स्वर नहीं है तो क्या होगा, उनमें रुकावट आती है, वो रुक जाते हैं, वो पूरी उनमें हवा रह जाती है। तो व्यंजन जो हलंत के साथ है, और संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। वो हल चिन्ह की वजह से भी कहा जाता है। अब दो वर्ण इन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो हलंत, हल प्लस अंत, यानी कि व्यंजन के बाद कुछ अंत नहीं है तो ये क्या हो जाता है हलंत। कोई संधि नहीं है इसमें, ध्यान रखना। ये अधूरा लय है, ये ए है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, क प्लस आ करके इसको क्या बनाया था, कै बनाया था ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये लय है, ये क्या है अधूरा है, प्लस आ, इधर संधि की बात है, तो ये जो अ है ये बाय डिफॉल्ट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट लय बन जाएगा। और हमने यहाँ क्या लिया था, हल प्लस अंत। ये जो अ है और ये जो ल है, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाते हैं, लय बन जाएगा। इधर है और लास्ट में क्या बचा, न और तय, तो ये वर्ड बन गया हलंत। तो ये जो हलंत है, ये इसमें कोई संधि नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप ये मत मानिएगा कि इसमें कोई संधि हो रही है, जबकि ये जो अचंत है, अजंत, इसमें संधि थी। इसकी बात बाद में करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हलंत होते हैं वो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं, हलंत है। ये हलंत व्यंजन है, हलंत है। इनमें क्या है, कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि इनमें अभी तक अ नहीं जुड़ा है। जैसे ही इनमें ये अजंत, यानी कि लास्ट में इसके अ जुड़ जाता है या कोई और स्वर जुड़ जाता है, क्योंकि अज का, इसको अच कहते हैं ना संस्कृत में स्वर को। तो जैसे ही इसमें कोई अच जुड़ जाता है, यानी कि कोई स्वर जुड़ जाता है, तो ये स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। इसको बोलते हैं अजंत। यानी कि जब ये हो जाएगा क, तो ये क्या है अजंत, ये क्या है हलंत, ये क्या हमारा अस्वर। अजंत, हलंत, स्वर। हलंत और स्वर मिलके क्या बनाते हैं, अजंत बनाते हैं। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, मुझे याद नहीं है अभी, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए तो अब बात करते हैं हमारी इस पूरी टेबल की। इस टेबल में क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो अब आप सबसे पहले चीज देखिए कि क ख ग घ, ये टोटल कितने हैं आपके, 5। फिर अगले में भी कितने हैं, 5। अगले में कितने हैं, 5। अगले में कितने हैं, 5 5 5, मिलके टोटल कितने हो गए, ये 25 हो गए। उसके बाद कितने हैं, 2 4 4 के हैं, 4 4।
और फिर नीचे एक और 4 का है, और नीचे 2 ये हैं और 3 ये आगत ध्वनियाँ हैं। तो जो मूल, अगर हम मूल की बात करें, जब सबसे पहले हमने व्यंजन करे उच्चारण के आधार पे, तो हमने आपको बताया हुआ है कि हमारे कितने थे उच्चारण के आधार पे, जरा याद करके बताओ, बोलो। 35 व्यंजन थे ना, तो 35 व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं ये कैसे होते हैं। देखिए, 5 का एक सेट, 5 का दूसरा सेट, 5 का तीसरा सेट, 5 का चौथा सेट, 5 का पांचवा सेट। इनको एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कै वाली लाइन है सारी, क ख ग घ वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं कै वर्ण। च वाले को चैवर्ण, टैवर्ण, तैवर्ण, पैवर्ण। तो टोटल 5 ऐसे और 5 ऐसे, कितने हो गए? 25। ये 25 हो गए। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ, ये जो वर्ण होते हैं, ये जो व्यंजन है, बेसिकली ये जो व्यंजन है ये 4 होते हैं, य र ल व, 4। अब उसके बाद आता है ऊष्म, ऊष्म संघर्षी बोलते हैं इनको, ऊष्म। ये हो गया श, श, स, ह। इनका उच्चारण अभी करता हूं मैं। तो ये 4 4 8 मिला के हो गए, यानी कि 25 8 33 हो गए, यहां तक हो गए 33। तो जो हमारे संस्कृत से जो मूल लिए गए वो हो गए 33, जो संस्कृत से लिए गए, जो संस्कृत से हमारे पास आए। उसके बाद हमने 2 हिंदी के बनाए थे अपने, अन्य वर्ण जिन्हें हम करते हैं अड़ा, अढ़ा। ये 2 यानी कि 33 और 2 हमारे कितने हो गए? 35। 35 के बाद हमने 4 क्या बनाए? संयुक्त व्यंजन, श क्षत्रिय वाला, त्रय वाला, ज्ञानी वाला और श। 4 हमारे ये हो गए, तो हमारे हो गए 39। और आगत ध्वनियों को अगर मिला लिया जाए जो अंग्रेजी और फारसी से आई हुई है, तो 39 + 3 टोटल हो गए 42। अब आपसे पूछा जाए, जिस तरीके से भी पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर आपसे कहा जाए कि मूल संस्कृत से, तो 33। अगर आपको कहा जाए कि हिंदी के, तो 35। अगर आपको कहा जाए कि भाई मानक जो हमने बनाए हैं, जो मानक बना दिया हमने, उसमें 4 और जोड़ लेते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं? 39। और टोटल की बात करी जाए, जो पारंपरिक हम यूज कर रहे हैं, उसमें कितने हो गए? 42। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं हमेशा वो इस 35 तक ही होता है हमारा, कि ये 35 होते हैं हमारे। जब कभी आए कि संयुक्त व्यंजन जोड़ के 39, आगत ध्वनियां जोड़ के 42, प्लस 13 उधर ऊपर जो स्वर होते हैं, तो मिला के 55, अदरवाइज 52 जो मानक की बात है वो 52। अब बात करते हैं इनके उच्चारण की, क्योंकि मेन चीज है उच्चारण समझ में आ गया तो समझ लो आधी हिंदी क्लियर हो जाती है। तो इसको बोला जाता है, अब मैं ये हलंत के बगैर रीड करता हूं, क्योंकि हलंत का मतलब आप समझ गए हैं, तो मैं इस हलंत को अब यहाँ से हटा देता हूँ। ये हटा हुआ ही मान लीजिए अब आप। तो अब इसको जब रीड किया जाता है, तो इसको क्या रीड किया जाता है? क, ख। अच्छा, ये मैंने पहले ही बताया था, अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है उनमें उनको का, खा, गा पढ़ाया जाता है। वो का, खा, गा नहीं होते हैं, वो आ की ध्वनि होती है। तो वो का, खा, गा नहीं पढ़ना आपको, क, ख, ग, घ, ऐसे छोटा रखना, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ऐसे छोटी ध्वनि रखनी है, बड़ी नहीं रखनी है। बड़ी में तो वो अंग्रेजी वालों को ने पता नहीं है, तो वो एक ही ध्वनि को लंबा खींच देते हैं, वो स्वर अलग चला जाता है, वो दीर्घ स्वर में चला जाता है, वो भी अभी बताऊंगा इसके बाद। तो अभी हम यहाँ पे छोटा रखेंगे उसको, ध्वनि को, आ की ध्वनि को छोटा। तो क, ख, ग, घा। अब सबसे पहले जो हमारे साथ जो हमने हिंदी पढ़ी है, या जिसने हमें हिंदी पढ़ाई है, हमने जो पढ़ा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो गलत पढ़ा है। हम लोग क्या पढ़ते थे इसको? क, ख, ग, घ, अणा खाली, ये अण की आवाज देते थे हम इसको, अण खाली। च, छ, ज, झ, अण खाली। ट, ठ, ड, ढ, अण खाली। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। अब इसका उच्चारण, क्योंकि इन 2 के उच्चारण में 90% जनता फंसती है, 90% जनता फंसती है। और ख़ास तौर पे आप देखिएगा, जो हमारी हरियाणवी साइड की जो हिंदी है, वहाँ पे तो ये जो स है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे स्कूल नहीं बोला जाता इसको। जैसे ये वर्ड होता है ना, स्कूल, ये शब्द होता है स्कूल, वहाँ पे स्कूल नहीं बोलते, वहाँ सकूल, स पूरा बोलते हैं, सकूल। तो ये यहाँ पे उच्चारण में, इनके उच्चारण में सभी लोग फंसते हैं। तो अब इनका उच्चारण देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो ये श है, ये श, इसके उच्चारण में आपकी जो जीभ है, आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। अगर आपकी ये जीभ बनती है, मैं कह रहा हूँ ये आपकी जीभ है, तो ये जीभ जब श बोलेगी तो ये थोड़ा नीचे को रहेगी, ये जीभ नीचे की तरफ, मूर्धा, दांतों पे नीचे की तरफ रहेगी, दांत से टकराएगी तो नीचे की तरफ। श, 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 जीभ थोड़ी नीचे को मुड़ी होगी। जब इसका उच्चारण करते हैं तब जीभ क्या होती है? यही जीभ ऊपर मूर्धा की तरफ लगने लगती है। ये
इधर तालु की तरफ लगती है, ये मूर्धा की तरफ लगती है। दोनों में ये अंतर है। दिखने में दोनों श, ये तीनों श ही हैं, श श श ऐसे बोल रहे हो आप, लेकिन नहीं, उच्चारण में आवाज़ अलग निकलेगी ही निकलेगी जब आप इसको सही से उच्चारित करेंगे तो ये तो हो गया हमारा श, खाली श, जीभ थोड़ी सी नीचे को रहती है। जब इस बात की करते हैं श, ये वाला जो ये श है और ये श, इसमें जीभ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है और ये सिंपल स होता है, यानी कि जीभ दांतों पे लगती है। तो ये बेसिकली उच्चारण इसका आपका तालु के पास से हो गया, इसका मूर्धा के पास से हो गया, और इसका उच्चारण जो है वो दांत के पास से होता है। इन तीनों में ये अंतर है। अभी जब हम इनके उच्चारण के स्थान बताएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन इसका जो अभी जो उच्चारण है ये श, श और स और ये ह, तो यहाँ है तक का उच्चारण हमने देख लिया। अब इनको सही से देखते हैं, हमें जो मास्टर जी ने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया और जो एक्चुअल में ये होता है वो क्या होता है। क ख ग घ, ये अणा खाली नहीं होता है, इसको बोलते हैं अंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं क्या, तो एक तरीके से ऐसे अंगा। ये होता है अय्या, ये होता है अणहा। ये अण जो अण होता है ना, अण, ये तीन शब्दों पे आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, इन तीन का प्लस ये ऊष्म व्यंजन का और ये संयुक्त व्यंजन का और ये अन्य व्यंजन का, यानी कि इनके उच्चारण में ही आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया, पहला अंगा, दूसरा अय्या, तीसरा अणा, श श स। अब बात आती है इन संयुक्त व्यंजन के उच्चारण की। पहले तो ये देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन बने कैसे हैं। क्षत्रिय वाला जो श, ये क्या है, देखा जाए तो इसका जो उच्चारण होता है, हम तो क्षत्रिय श से पढ़ते हैं, लेकिन श नहीं होता इसका उच्चारण। इसका सही उच्चारण होता है, जैसे आप लोगों ने अक्षर पटेल का नाम सुना है, भैया क्रिकेटर है, सबने सुना होगा। तो हम इसको क्या अक्षर ऐसी तो लिखते हैं, अक्षर। तो हम क्या उच्चारण कर रहे हैं इसमें, अगर उच्चारण के हिसाब से देखें तो हम इसको बोल रहे हैं अक्षर, शर, अक्षर, ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, अक्षर, श आ गया, तो शर अक्षर ऐसे पढ़ रहे हैं। तो ये सही मायनों में जो बना होता है वो किससे बना होता है, क और श से मिलकर बना होता है। उस क में भी जो पहले वाला जो क होता है, ये क्या होता है, हलंत वाला होता है, यानी कि अधूरा होता है। अधूरा यानी कि स्वर रहित होता है। दूसरा जो वर्ण, ये जो आपका व्यंजन होता है, ये पूर्ण होता है, यानी कि इसमें ए की ध्वनि होती है। तो ये इन दोनों से मिलके हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षत्रिय वाला श्रेय। लेकिन वो श्रेय नहीं होता, वो कै श, अक्ष, अक्ष। तो वो जो कै है और श की ध्वनि है, वो एक साथ मिलकर हमें लगता है कि क्षत्रिय हो, कक्षत्रिय हो। क की आवाज़ आती है थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि ये अधूरा है, इसकी बहुत ज़्यादा दूर जाता नहीं है, दूर मतलब लंबी ध्वनि नहीं आती, क्योंकि अधूरा है बेचारा। ये श, इसका उच्चारण हो ही नहीं पाता। इसका उच्चारण किसके साथ होगा, स्वर लगने के बाद। स्वर इसमें कहीं लगा ही नहीं, तो ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, ये श के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसकी मिक्सिंग की वजह से हमें लगता है कि ये क्षत्रिय है, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं है, कै श है। अगला आता है हमारा संयुक्त व्यंजन त्रय। ये तय और रे से मिलकर बनाता है, यानी कि इसमें क्या है, आधा तय है, आधा तय यानी कि स्वर रहित तय है, और प्लस रे पूरा है। तो ये दोनों मिलके किस तरीके का बनाते हैं व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन त्रय। अब सबसे ज्यादा जो विघ्न है वो इसके साथ है। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, अगर मैंने इसका वर्ड यूज किया तो इसको बोलते हैं हम ज्ञानी, ज्ञानी। ग की आवाज आती है, ग, जो क ख ग वाला है। लेकिन आप देखेंगे जो ये बना हुआ वो किससे बना हुआ है, ये जो ज्ञानी बना हुआ है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये ज प्लस ये जो अय्या, ये वाली अय्या, ये वाली अय्या, ये इससे मिलके बना हुआ है। तो ये जा प्लस ये अय्या मिलके क्या बनाते हैं, जा की आवाज आती है इसमें। लेकिन हिंदी में क्या हो गया है कि धीरे धीरे मैंने कहा ना, बोलचाल में लोगों पे ये जया, जया, जैया वो बोला ही नहीं जाता। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, जैया से गया हो गया, क्योंकि इसकी शक्ल हमें कुछ यहाँ पे ऐसी लग रही थी। तो ये जय और प्लस अय्या का ही एक स्वरूप है। ये जो बना हुआ ना, ये हमने चिन्ह बनाया है, ये चिन्ह तो ये था प्लस ये। तो अब हमने क्या करा, इसका ये लेके और इधर का नीचे निकाल के इसको क्या कर दिया, हमने इसको ऐसा बना दिया। तो अय्या का ये हिस्सा छोड़ दिया और जय का ये ऊपर मोड़ दिया, इसको नीचे मोड़ दिया। तो ये जय इससे बना हुआ है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पुराने अभी जो साधु संत टाइप के आदमी हैं,
वो कभी भी ज्ञानी नहीं पढ़ते, इसको, इस शब्द को कभी भी ज्ञानी नहीं पढ़ते, वो ज्ञानी पढ़ते हैं, ज्या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को देखना है, इसका स्वरूप देखना है, तो सुबह 8 बजे एक न्यूज़ चैनल है, उस पर रामदेव जी का वो आता है, योग का प्रोग्राम चलता है आधे घंटे, और किसी न किसी दिन रामदेव जी के मुंह से, वो जो योग गुरु हैं उनके मुंह से निकलता है ज्ञानी। तो भारत का विज्ञान, वो विज्ञान नहीं बोलते, उसे भी विज्ञान बोलते हैं, या ज्ञानी, जय शब्द के साथ इसको उच्चारित करते हैं। तो ज्ञानी, विज्ञानी ऐसे बोलते हैं। तो वो जो पुराने संत हैं या जो पुराने इस टाइप के जो लोग हैं, वो अभी भी इसको जय की ध्वनि से बोलते हैं, और हम लोग जो अब नॉर्मल हिंदी में आ चुके हैं वो उसको गे की ध्वनि से बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये समय के साथ चेंज हुआ है, अदरवाइज इसका सबसे सही जो स्वरूप है वो ज्ञानी है। परंतु अब मानक हिंदी में इसको ज्ञानी ही मान लिया गया है कि भाई ये गे की ध्वनि देता है, लेकिन सही मायनों में इसकी ध्वनि जय की है। मगर अब क्या करें, चल रहा है तो मैं भी वही बता सकता हूँ। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि ये होता जय है, लेकिन इसमें ध्वनि गे की मानक मान ली गई है। लेकिन अगर कोई इसको जय के हिसाब से पढ़ रहा है, जय के अनुसार पढ़ रहा है, जय के अकॉर्डिंग इसको उच्चारित कर रहा है, इसको ज्ञानी या वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बोल रहा है, तो वो गलत नहीं बोल रहा है, वो सही है। हम ही थोड़े से गलत हैं, पर अब हिंदी के साथ चल रहा है तो चलने दीजिए वाली बात है। तो ये हो गया आपका, हम इसको पढ़ते हैं ज्ञानी, लेकिन सही में ज्ञानी है। तो आप ज्ञानी पढ़ें या गे पढ़ें या जय पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। अगला होता है श्रय। श्रय, इससे वर्ड जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा, श्रम या श्रृंगार, इन दो शब्दों में मैं आपको अंतर बताऊंगा जब समय आएगा, जब ये रे की बात आएगी। अभी फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, श्रम की। ये श्रम, ये शरम, आप देखिएगा इसमें किसको क्या क्या उच्चारित होता है, शरम ऐसे उच्चारित हो रहा है ना। तो ये शरम, तो श अधूरा है, रे की आवाज़ ज़्यादा आती है, लंबी है, और साथ में किसकी आवाज़ आती है आपको, मैं की। तो शरमा, श्रम। लेकिन इसको ऐसे लिखने की बजाय हम लोग इस चिन्ह को यूज़ करते हैं, जो मैं भी, श्रम बन जाता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है जो हमने किससे बनाए हैं, अपने ही मूल जो व्यंजन कह लीजिए आप कि हमारे मूल व्यंजन है, इनसे हमने बनाया। तो क श मिल के ये बना, तरा मिल के त्र बना, जय प्लस ए मिल के गे बना, शरा मिल के श्रम बना। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है जो हम हिंदी में मानक तौर पे आजकल यूज करते हैं। इनका उच्चारण मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम इसको उच्चारण देख लेते हैं। इनके उच्चारण हो गए क ख ग घ अंगा। अब ये अंगा का शब्द मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत बार क्या देखा होगा, हम गंगा नदी लिखते हैं, ये गंगा नदी का नाम है, हम इसी तरीके से लिखते हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर आप पुरानी संस्कृत की किताबें देखेंगे या अभी भी पुरानी जो बुकें हैं उनमें देखेंगे, तो उनमें गंगा, ये आजकल थोड़ी नई किताबों में भी इसको वापस इसी स्वरूप में लिखने लगे हैं। ऐसा कुछ लिखा होगा, ये गे लिखा होगा इस तरीके का, ये इसे आप डे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये डे नहीं है, ये अंगा है। अंगा कैसे, जिसके पीछे यहाँ पे बिंदी बनी होती है, इस वाले में यहाँ बिंदी नहीं बनी हुई है, ना नीचे बनी हुई है। अपना जो अढ़ा है इसमें नीचे की तरफ बिंदी बनी हुई है। इन तीनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा, एक है अंगा, एक है ड, एक है अढ़ा। ये 3 चिन्ह है, अंगा, ड, अढ़, अड़ा, अड़ा, डा डलिया, डा, अड़ा। तो अंगा, ड, अड़ा। तो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, गंगा। अब आप इसको थोड़ा धीरे धीरे प्रोनाउंस करिए, ग अंगा। तो जो अंगा है वो यही अंगा है, वो जो गंगा में गंगा आ रहा है ना, वो ग अंगा, ऐसे अंगा, ऐसे है ये गंगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आज से आप शुरू कर दीजिएगा, अंगा करना, अंग, ये अंग, क्योंकि सही मायनों में था ये अंग, अंग यहीं पे रुक गया। लेकिन इसके साथ जैसे स्वर मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, अंगा, ग, वो जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी एक कुछ मात्रा के लिए बढ़ जाती है, अंग। तो ये गंग, गंग, तो ये क्या बन गया, गंगा बन गया। और वैसे देखा जाएगा तो हम गंगा कैसे लिख रहे हैं, ऐसे। अब ये जो 5वां अक्षर है ये आगे बिंदी में कैसे चला जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये स्वरूप भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये स्वरूप भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों ही गंगा
बिल्कुल सही है, शुद्ध है, कोई गलती नहीं है दोनों में। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं बिल्कुल ही सही तरीके से देखना है तो ये वाला गंगा बिल्कुल सही है, परंतु आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं मानक हिंदी में भी हम इसी गंगा को स्वीकृत करते हैं, लेकिन ये गलत कहीं से भी नहीं है, शुद्ध बिल्कुल यही संस्कृत के अकॉर्डिंग यही वाला सही है। अब बात आती है च छ ज झा, च छ ज झा, अय्या, ये अय्या, इसका सही मायनों में कहाँ होता है? चलिए एक बात करते हैं, आप लोगों ने महाभारत पढ़ी हो ना पढ़ी हो या पुरानी किताबें देखी हो तो संजय नाम आपने जरूर सुना होगा। हम लोग संजय को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इसमें तो कोई गलती नहीं हमारी, संजय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट है। लेकिन पुरानी टेक्स्ट में अभी भी संजय आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसा लिखा मिल सकता है। तो ये वाला जो संजय है, ये अय्या वाला संजय है, क्योंकि ये अनुस्वार वाली गिनती में आते हैं सारे पंचमाक्षर, तो आवाज़ आपको न की लगेगी, लेकिन इनके बोलने की वजह से ये अलग अलग उच्चारित होते हैं। होता है कि ये अनुस्वार वाले अंग वाली आवाज़ आती है, लेकिन इनका उच्चारण गले से उच्चारण, मूर्धा से उच्चारण, तालु से उच्चारण, दंत से उच्चारण, तो ये अलग अलग आपको ध्वनियाँ सुना देती हैं, जबकि ये सिर्फ उच्चारण की वजह से अलग होती है। जैसे ये श और श हैं दोनों एक ही चीज़, लेकिन उच्चारण की वजह से अलग है। तो ये जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उनमें कुछ इस तरीके का संजय लिखा होता है, और जबकि हम लोग लिखते हैं ऐसा संजय। तो ये वाला जो अय्या है, ये यही वाला अय्या है, संजय, संजय, जय अलग है, संजय अजय आता है, जो अय्या अजय आता है, ये वाला है। नेक्स्ट वर्ण हमारा क्या है? ट वर्ण, ट ठ ड ढ, ड, यहाँ मैं इसको ड पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा, ट ठ ड, इस पे ध्यान देना, ड जो मैंने 3 अभी कहे थे, ट ठ ड ढ, अणा, ये अणा ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ये अणा पढ़ा जाता है। फिर त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, अक्षरात्मक क्ष त्र ज्य श्र, अड़ा अढ़ा, आगत ध्वनियाँ है तो ज फ क ख, ये ख ख ग, ऐसी जो खराश के साथ जो ध्वनि होती है ये बंद होगी, बहुत ही कम लिखते हैं, हम लोग ही नहीं लिखते तो कहाँ आएगा। पुराने लोग जो थोड़े बहुत लिखते भी थे वो बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि उर्दू और हिंदी पहले जो एक तरीके की थी, जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, अब उनमें अंतर करने के लिए इसको अलग कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो इनका उच्चारण मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनके थोड़े से 1-2 शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे हमारा ये अड़ा और अढ़ा का प्रयोग कहाँ होता है, ये हिंदी के ही हैं। जैसे मैंने लिखा कहीं पे बूढ़ा, यहाँ पे यूज हुआ है, ऐसे बूढ़ा लगा दिया किसी ने, बहुत बार लिखा होता है। मैंने लिखा टुकड़ा, टुकड़ा, मैं तो ऐसे लिखता था जब तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, लेकिन सही मायनों में ये क्या होता है? टुक अड़ा। तो अब इनके प्रोनाउंसिएशन देखिए, हम इसको क्या पढ़ते हैं? टुकड़ा, टुकड़ा, ये पढ़ा जाएगा टुकड़ा। ये सही मायने में होता है टुक अड़ा। अगर आप इसको अपने आप से उच्चारित करें तो आप इसे क्या बोलेंगे? टुक अड़ा, टुकड़ा, ऐसे बोला जाता है, टुकड़ा। अड़ा की आवाज़ आती है, ये अड़ा ये वाला है वो, और इसीलिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। और इसको अगर आप इसको पढ़ेंगे बिना बिंदी के तो ये पढ़ा जाएगा टुक डा, टुक डा। डा पे रुक जाएगी, आ की आवाज़, इसमें आ की ध्वनि नहीं आएगी, अड़ा की ध्वनि की बजाय इसमें डा की ध्वनि आएगी, और ये बिल्कुल गलत है। टुक अड़ा हमारा जो सही शब्द है वो ये है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें हमारा यहाँ पे ये लगता है। तो ऐसे ही 2-3 शब्द मैं इसके बताता हूँ। जैसे टे ढा, आपको यहाँ पे कैसी उच्चारित ध्वनि आ रही है? टेढ़ा, टेढ़ा। और अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे टे डा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? टेढ़ा, टेढ़ा। जबकि सही में ये क्या है? टेढ़ा, टेढ़ा, अड़ा की आवाज़ आती है, अड़ा, टेढ़ा। तो ये टेढ़ा, मेढ़ा, मेढ़ा, ढा, अढ़ा। और वैसे अगर मैंने इसको लिखा तो ये क्या हो जाएगा? मेढ़ा। तो मेढ़ा कोई शब्द नहीं होता है, टेढ़ा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है टेढ़ा, मेढ़ा। तो और इसमें जैसे आप उच्चारित करेंगे तो आपको इन वर्डों में अंतर नजर आ जाएगा अपने आप। ये दोनों गलत हैं, इसलिए मत लिखा करिएगा आगे। मैं भी लिखता था ऐसे ही, टेढ़ा मेढ़ा, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन सही शब्द है टेढ़ा मेढ़ा, टुकड़ा।
तो इन दोनों का आप समझ गए मतलब कहाँ पे आता है, कैसे आता है। अब बताता हूँ जो सबसे काम की चीज़ है, इनको अन्य वर्ण में भी डाला जाता है, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, यानी कि जिसमें दो गुण होते हैं, या कुछ किताबों में इनको लिखा जाता है उत्क्षिप्त और कुछ में लिखा गया है इनको उच्छिप्त। तो उत्क्षिप्त या उच्छित दोनों एक ही चीजें हैं। द्विगुण यानी कि ये अन्य वर्ण के जो दो हमने हिंदी में अलग से ऐड किए संस्कृत से अलग, इनका काम क्या है, इनका द्विगुण उत्क्षिप्त या उच्छिप्त, ये तीनों एक ही नाम इन दोनों के हैं, ये इनके नाम है। और इसका क्या होता है, और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनसे किसी भी वर्ड की शुरुआत नहीं होती है, यानी कि किसी भी शब्द की शुरुआत इन दो अक्षरों से नहीं होगी। इसलिए कहीं आप लिखने लगे कि डमरू, तो आपने लिखा डमरू ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उच्चारित करके देखिए अब इसको जरा आप एक बार, क्या ध्वनि आ रही है आपको, ड से शुरू हो रही है, अढ़ा से तो नहीं शुरू हो रही है, अड़ा, अडमरू, अडमरू थोड़ी है, आप खुद उच्चारित करके देखो, अडमरू तो नहीं है, तो इसको हटा दो। अब आप पढ़ो इसको, क्या होगा, अब ये पढ़ा जाएगा ड, डमरू, डम, ड से शुरू होता है, अड़ा से शुरू नहीं होता, डमरू। और अगर आप इसको पढ़ें, चमड़ा, चम अड़ा, चम अड़ा, चमड़ा, मेरी उच्चारण समझ आ रही है आपको, चम डा, अगर मैं इसको चमड़ा पढ़ूंगा, अड़ा की आवाज आ रही है, चमड़ा। और ये डमरू, ये अडमरू तो नहीं आ रहा, आ की आवाज तो नहीं आ रही, आ की ध्वनि तो नहीं आ रही इसमें कहीं भी। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन दोनों वर्णों से, अढ़ा और अढ़ा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहीं भी आप जब भी इन दो से शुरू करें, जब आपको कहीं दिखाई दे ऐसे ढोलक, तो आप इसको यहां नीचे बिंदी मत लगा दीजिएगा, ये अढोलक नहीं है, अढ़ो अढ़ अढ़, अढोलक नहीं है, ये खाली ढोलक है। ढो, ढो में कहीं अ की आवाज नहीं आ रही है आपको, अड़ा की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ढोलक है, ये डमरू है। यानी कि हिंदी की बात अगर सिंपल सी आपको वो कहते हैं ना कि हमें तो शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों वर्ण से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप ऐसी इस सिंबल से, इस वाले सिंबल से आप कोई भी शब्द लिखें, तो पहले वाले के नीचे कोई भी ऐसी बिंदी ना लगाएं। और जब भी इसके बाद आती है, जब दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, तो हमेशा ही क्या करना है आपको, बिंदी लगानी है। क्योंकि हिंदी में जितने भी शब्द हैं जिसमें बाद में अड़ा अड़ा आता है, उनमें सब में अड़ा अड़ा ही आता है, वहां पे बिंदी लगाना आपको बहुत जरूरी है। अब कुछ तो रूल इसमें भी होगा, अड़ा अड़ा में रूल होगा जरूर। तो अब जो रूल की बात हमने करी, वो रूल क्या है, इन दोनों के प्रयोग पे मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना होता है। देखिए, क्योंकि संस्कृत से ये हमने नहीं लिए, ये हमने हिंदी में ही जनरेट करें, हिंदी के ही शब्द हैं। तो किसी भी संस्कृत के शब्द में, जब ये थे ही नहीं, संस्कृत तो बहुत पुरानी है, हिंदी से बहुत पुरानी है, तो संस्कृत के किसी भी शब्द में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो संस्कृत के जो पुराने शब्द हैं, जो पुराने हमारे तत्सम शब्द हैं, उसमें किसी में भी अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी, विशेषण के शब्दों में भी इनका प्रयोग नहीं होता है। विशेषण यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हैं। तीसरा, अंग्रेजी शब्द या विदेशी शब्द, जैसे अंग्रेजी शब्द आपके सामने मैं इन शब्दों का प्रयोग बताता हूँ आपको। जैसे संस्कृत के शब्दों की अगर बात करी जाए, तो संस्कृत के शब्द, जैसे संस्कृत का शब्द ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से ही ये लिखा है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ आपने ये लगा दिया। अब आपको इनके उच्चारण से भी आप समझ सकते हैं, इनके उच्चारण से भी आप इनको समझ सकते हैं। देखिए, ये क्या है, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, आ की, ये पहली मैं के साथ आ जुड़ा हुआ है, आ ड, ड, खाली अड़ा नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको ब्रह्मांड पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, अब अगर आपने ये वाली बिंदी लगा दी है यहाँ पे, इसको अढ़ा कर दिया है, तो ब्रह्मांड, अह की आवाज आ जाएगी, ब्रह्मा आड़, तो ब्रह्मा आड़, तो ऐसे पढ़ा जाएगा, ब्रह्माढ़ा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। तो ये यहाँ पे कभी भी ऐसी बिंदी ना लगाइए। तो सही शब्द है ये। जैसे पंडित, तो पंडित, पंडित, डी की आवाज आ रही है, ड की आवाज आ रही है, अढ़ा की आवाज नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग या बहुत सारी किताबों में मिल जाती है यहाँ पे बिंदी लगी हुई, जो कि गलत है।
आप यहाँ बिंदी नहीं लगा सकते। पंडित वैसे भी संस्कृत में से ही लिया हुआ शब्द एक तरीके से, तो यहाँ नहीं लगा सकते आप। तो ये दोनों क्या है आपके, इस तरीके के जो संस्कृत के शब्द है उनमें आप इस अढ़ा और अढ़ा का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक और देख लेते, दंड, दंड ये सही है। और ये वाला अगर आपने ऐसे लिखा कि दंड, जैसे मैंने कहा ना कि अगर उसके बाद पहले अक्षर को छोड़ के कहीं भी आता है तो आप बिंदी ठोक दीजिए ना, यहाँ पे ये बिंदी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये दंड जो है वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है और संस्कृत के किसी भी शब्द में ये नहीं यूज होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बनाए हिंदी में। तो ऐसे संस्कृत के शब्द हो गए। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, जैसे नीला, पीला, लाल, ये तो रंग की विशेषता हो गई। गुण, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, इस तरीके के जो शब्द हैं इनमें जहां भी ड और ढ का प्रयोग होगा वहां पे भी बिंदी का प्रयोग नहीं करना। अंग्रेजी के शब्द जैसे रोड, जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में देखा था सही अक्षर है रोड, रोड, रो अढ़ा नहीं है इसमें, रोड, रोड, ड भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ किताबों में मैंने लिखा देखा कि ऐसे रोड के नीचे बिंदी लगा रखी है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो विदेशी शब्दों में भी आप इसका प्रयोग ना करें। तो सही शब्द ये होता है। और इनके अलग हिंदी के जितने भी शब्द हैं, अच्छा एक और चीज, उपसर्ग लगे हुए शब्दों में भी क्या है, इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये डर है, तो सही शब्द क्या है, डर। डर में अगर मैंने नी जोड़ दिया सबसे पहले तो क्या शब्द बनता है मेरा, निडर। तो निडर में मैं यहां पे ऐसे ही बिंदी नहीं लगा सकता, ये गलत हो जाएगा। अडिग शब्द क्या है, डिग। डिग का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, डिग, एक पैर की डिग। एक पैर से जो हम जितनी दूरी नापते हैं वो एक डिग कही जाती है, एक कदम, एक कदम को एक डिग कहा जाता है पुराने शब्द में। तो ये इससे बनता है अडिग, यानी कि जिसे डिगाया ना जा सके, यानी कि जिसके कदम को पीछे ना हटाया जा सके, अडिग। ढाल, आप लोगों ने तलवार के साथ ढाल देखी होगी, तो सही शब्द क्या है, ढाल। अब ढाल सही शब्द है तो इसके नीचे बिंदी तो लगेगी नहीं, क्योंकि हिंदी में इनसे कोई शब्द शुरू होता नहीं, तो ये गलत है। और अगर आपने इसके साथ एक नी प्रत्यय जोड़ के इसे निढाल बना दिया तो क्या यहाँ बिंदी लग सकती है, नहीं लगेगी। तो ऐसी चीज आप याद रखिए इन दो शब्दों के साथ, अड़ा और अढ़ा के साथ, कि जहां संस्कृत के शब्द हैं वहां पे बिंदी नहीं लगेगी इनके नीचे। जहां पर आप ये मतलब ये वाले यूज होंगे, मूल वर्ण व्यंजन यूज होगा। जहां आपका विशेषण है वहां पे यूज नहीं होगा। जहां अंग्रेजी शब्द है वहां, यानी कि विदेशी शब्द है, वहां यूज नहीं होगा। उपसर्ग लगे हुए शब्दों में भी इसका प्रयोग नहीं होगा। इसके अलग हिंदी के जितने शब्द हैं, पहले स्थान को छोड़ के अगर ये कहीं भी बीच में आते हैं तो हर जगह आंख मूंद के बिंदी लगा दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, ये याद रखिएगा। तो अभी तक हमने जो करा इन पे हमने खास तौर पे ध्यान दिया। ये आगत ध्वनियां जैसे हमने कॉलेज पढ़ते हैं, हाँ ये मैं एक शब्द बहुत, ये ऑफिस लिखते हैं, चलिए ये जो निशान है, ये जो अंग्रेजी भाषा से हमने ऑफिस को अपने यहाँ पे लाए हैं, हिंदी में लाए हैं, तो उस ऑफिस, वो जो ध्वनि आगत ध्वनि है अ की, उसके लिए औ की, हमारे यहाँ तो औ है वो पूरा जो स्वर में पढ़ा था, लेकिन वो इसके साथ मैच नहीं करता, ध्वनि अलग आती है ऑफिस। तो ये जो ऑफिस ऑफिस ऐसी जो ध्वनि आती है, ये इसके लिए हमने शब्द यहाँ पे ये इस ध्वनि का ये चिन्ह यूज किया, तो ये क्या होता है, ऑफिस। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने हिंदी के अलग अलग स्वरूप, हिंदी की बोली उपभाषाओं की बात करी थी, तो अधिकतर लखनऊ या अवध की तरफ जब जाते हैं, अयोध्या उसके नीचे जहाँ भोजपुरी या आप ये मगधी वगैरह जो बोली जाती है, वहाँ पे इसको टीचर भी और बच्चे भी एक ही चीज़ से पढ़ते हैं, वहाँ पर इसको ऑफिस पढ़ा जाता है, ऑफिस, कॉलेज ऐसे करके बोला जाता है, कॉलेज, ऑफिस, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं। जबकि ये ध्वनि आ की नहीं है, ये औ की, ऑफिस। तो ये वहाँ की गलती है, वो जगह जगह के अनुसार हिंदी का जो उच्चारण है वो बदलता रहता है, लेकिन मानक हिंदी में अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको अपने ये उच्चारण सही करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये ऑफिस कॉलेज नहीं है, ये ऑफिस और कॉलेज है। इनमें हमें लगता है कि ओ की मात्रा आ रही है, कुछ लोग कर सकते हैं इसको कि यार ये तो कॉलेज तो ऐसे लिखा जाएगा, कॉलेज, ये लीजिए जी मैंने कॉलेज बना दिया, ये कॉलेज नहीं है, ये गलत है। कॉलेज क्या होगा, ऐसे, ये आगत ध्वनि किसकी, ये वाली, क्योंकि कॉलेज हमारे यहाँ पे होता ही नहीं,
हमारी हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं। हमारे यहाँ तो स्कूल कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या विद्यालय कहेंगे। भाई मेन तो हमारे यहाँ विद्यालय कहते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय कहे जाते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ऐसे बोले जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये शब्द हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन आजकल चलता है तो हमने प्रयोग कर लिया, अपनी हिंदी में ले भी लिया। अब लिया तो हमारे यहाँ तो सीधा सा नियम है भाई कि जो उसकी ध्वनि आएगी वही लिखा जाएगा, जो ध्वनि आ रही है लिखा जाएगा। ये वाली ध्वनि हमारे यहाँ थी नहीं, तो हमने अपने से इसका एक चिन्ह बना दिया कि लो जी हमारे पास कोई कमी नहीं है हिंदी में। हिंदी में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि हिंदी घट बढ़ नहीं सकती, हम जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती है हिंदी की, ये इसकी खूबसूरती भी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत पहले पुरानी किताबों में कुछ लय इस तरीके का लिखा हुआ भी मिलता था आपको, ये ऐसा लय, ये लय होता था। लेकिन ये लय हटा दिया गया क्योंकि ये सही मायनों में लय नहीं है। ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे आप हरियाणवी बांगड़ी भाषा में जाएंगे, अगर आप खड़ी बोली से थोड़ा हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लय को ऐसे नहीं बोला जाता, वहाँ लय के साथ है की भी आवाज़ आती है थोड़ी सी मिलके। शब्द याद करो एक दो हरियाणवी के ले है, ले है, वो ले है और ले है। जैसे किसी से कोई सामान लेना है, कोई कुछ पूछ रहा है कि क्या लेना है, मुझसे क्या लेना है, तो हरियाणवी में ऐसे नहीं बोला, वहाँ बोला जाता केले है, केले है, केले है। वो तो बड़ा भारी सा करके ले है बोला जाता है। वो ले के साथ जो है की आवाज़ आती है, उस उच्चारण के लिए हम इस लय का प्रयोग करते हैं। आजकल पहले करते थे, बीच में रोक दिया, अभी कुछ दिनों पहले से फिर इसको शुरू किया गया है। सेम इसी तरीके का लय मराठी भाषा में भी प्रयोग होता है। तो अब या तो सरकार का कहिए कि उन्होंने मराठियों को या हरियाणवियों को खुश करने के लिए इसको जोड़ा होगा, लेकिन खैर ये तो बेकार की बात है कि सरकार जोड़ती है घटाती है। ये एक तरीके का ये है कि जो ध्वनियाँ नई आ रही है, जिन ध्वनियों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है उनको हम यूज़ करते ही करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो ऐसी ये ध्वनि हमारे यहाँ आगत ध्वनियों में कॉलेज ऑफिस यूज़ होता था, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे। इन कै खे गए, हम तो पढ़ रहे हैं इनको कै खे गए, जबकि क्या है एक्चुअल में इनके नीचे हमने यहाँ नुक्ता लगाया हुआ, ये वाला अढ़ा अढ़ा वाला। ये क्या होती है, खराश के साथ जो आती है, ऐसी जो ध्वनि आ रही है, ये ध्वनियाँ अधिकतर आपने सुना होगा। ये उर्दू फारसी के जो शब्द हैं जहाँ पे गज़ल वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ इसी तरीके का लिखा होता है। वहाँ पे बोलते भी ऐसे ही हैं, वहाँ जमाना बोलने के ज़माना बोलेंगे, ज़माना, ये वाला ज़। हम बोलते हैं जमाना, जमाना कैसा चल रहा है, वो बोलेंगे ज़माना कैसा चल रहा है। तकल्लुफ़ ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना, तो तकल्लुफ़, लुफ़, ऐसे वो फ़े की आवाज़ आती है। हम बोलेंगे इसे सीधे गमला, अगर इनकी तरीके से पढ़ने लगे तो गमला, ठीक है। हम पढ़ेंगे खरगोश, ये पढ़ेंगे खरोश। तो ये भाषा के उच्चारण के ऊपर है। तो हमारे पास इनके लिए नहीं था कोई उच्चारण, हम इसे कबूतर पढ़ते, वो कबूतर पढ़ते। तो वो ख की जो आवाज़ आ रही है आपको, ये इसके लिए हमने चिन्ह बना दिया एक कि लो जी हमारे पास कोई कमी नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, हिंदी में बहुत कुछ है, बना देंगे हम, कुछ भी बना देंगे। तुम लाओ शब्द, हम उसको हिंदी में लिख देंगे, बल्कि हमारे शब्द नहीं लिखे जाएंगे उन पर। तो खैर ये आगत ध्वनियों का ऑफिस हो गया। ज़माना, जैसे ये मैंने पढ़ा ज़माना, हमारे हिंदी में तो हो गया जमाना, ये न है। और अगर फारसी के हिसाब से पढ़ूं तो ये हो गया ज़माना। आप समझ गए होंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मैंने अभी आपको सिर्फ इनके उच्चारण और उनके कुछ शब्द बताए हैं, इन पे मैंने थोड़ा खास ध्यान दिया है कि क्योंकि गलतियाँ यहाँ पे, ये बिंदी लगाने में गलतियाँ बहुत करते हैं बच्चे। तो अब बात करते हैं हम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, जगह नहीं थी तो मैंने वर्ग नहीं लिखा, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा, पंचम या पांचवा वर्ग, या ऐसे पंचमा अक्षर भी बोल देते हैं, पंचमा अक्षर, अक्षर, वो क और श वाली आवाज आ रही है, अक्षर, कशर, तो पंचमा अक्षर भी बोल देते हैं इसको। और ऐसे मैंने वर्ण बताई दिया आपको, कै वर्ण, च वर्ण, टे वर्ण। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है और रखना भी पड़ेगा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि कै वर्ण के कितने शब्द हैं, कै वर्ण में 5 शब्द हैं, कौन से, क ख ग घ अंगा। च वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं, 5 वर्ण, 5 वर्ण है जी, छ छ ज झ अय्या। अगला कौन सा है आपका, ट वर्ण, ट ठ ड ढ अणा। त वर्ण, त थ द ध न। प वर्ण, प फ ब भ म। ये तो ऐसे हो गए, ये तो हो गया आपके हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करीब जाए बात तो वर्टिकल में पहला वर्ग, पहले वर्ग में ये यहाँ तक आता है पहला वर्ग, ये इनके लिए बात हो रही है ये सारी। तो पहले वर्ग में आ गए ये, दूसरे वर्ग में आ गए ये, तीसरे वर्ग में आ गए ये, चौथे वर्ग में आ गए ये और पांचवें वर्ग में आ गए ये।
ये इनकी बात है, ठीक है। ये नीचे वालों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अलग से संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है। ये अन्य वर्ण है, आगत है, इनको अलग रख दीजिएगा। तो ये हमारे इन वर्णों पे अगर बात करी जाए, टोटल कितने वर्ण है? 25 वर्ण। इन 25 वर्ण को हम 5 रो में भी बांट सकते हैं और 5 कॉलम में भी बांट सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व में भी हम इसको बांट सकते हैं। हिंदी मुझे खुद ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, बट आपको सिखानी है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ऐसे वर्टिकल में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। रट लीजिए इसको। क्यों? क्योंकि जब हम संधि की बात करेंगे या आगे बात करेंगे तो हम इनके बारे में बात ज़रूर करेंगे कि पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, मतलब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ऊपर की तरफ जब ऐसे देखते हैं वर्ग, और जब ऐसे देखते हैं तो वर्ण की बात करते हैं। इनमें एक दो चीज़ याद कर लीजिए, जैसे जो अण हैं ये और ये, इनको कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। कठोर है क्योंकि बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो श वाली लाइन है इसको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ यानी कि अंदर बात करेंगे, छोड़िए। तो ये इनको आप याद रखिएगा। तो अब इनको याद रखने के बाद अब हम बात करते हैं, ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। तो पहले वर्ग में कौन कौन है? क, च, ट, त, प। क, च, ट, त और प। ये प, ये जो है सारे क्या है? पहले वर्ग, ये पहला वर्ग। ऐसे ही ख, छ, ठ, त, फ दूसरा वर्ग। ग, ज, ड, त, भ, घ, झ, ड, ढ, ढ, अंग, अय, अण, न, म, ये सब पंचम अक्षर। तो आपको ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये वाला पार्ट भी थोड़ा लंबा हो गया है। वर्णमाला के इस पार्ट को मैं यहीं पे विराम करता हूँ और इससे नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश करी है, अभी तक हमने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ और सिर्फ वर्ण और उसका उच्चारण या व्यंजनों से थोड़ा जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन की कितने व्यंजन होते हैं, यही सिखाया है। हिंदी धीरे धीरे शुरू हो रही है। अगर आपने इतना भी सीखा है तो इतना भी सीख गए हैं मुझसे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता और मुझसे कुछ सीखें तो मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर आप सीखें तो हमारा सहयोग करिए, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, जहां हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसी वर्णमाला के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।